जब राजस्थान विभाग के अध्यक्ष पेयारली और इटली के चित्रकार एरिक कृष्ण जब दोनों यहाँ की यात्रा पर आए 1943 में, उस समय यहाँ के महाराजा थे महाराजा यज्ञनारायण, और महाराजा यज्ञनारायण जी के समय जब यहाँ पर यात्रा है तो इन्होंने उनसे पूछा भाई यहाँ कोई चित्र नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि चित्र तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन कबाड़खाने में बुलंदा करके पड़े हुए हैं। अभी मैं आप कल आना, मैं उन चित्रों को भी नाइट में बाहर निकलवाऊंगा मंत्रों से साफ सफाई करवा के, कल आपको सभी बुलंदे और वो सभी चित्र मिल जाएंगे। उन्होंने कहा चित्र कितने मिल जाएंगे? उन्होंने कहा आप चित्र देखना चाहो तो मिल जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने बड़े बड़े 6 बुलंदे बाहर निकलवाए, एक बुलंदे में कम से कम 300, 400 चित्र थे। ऐसे करके मतलब काफी चित्र हो गए, और उन्होंने उनमें से 22 से ज्यादा चित्रों को बाहर निकाला, और वो 22 चित्रों को एरिक कृष्ण इटली ले गया, और वहां से फिर 4 चित्र उसने पब्लिश किए। जिस 3 चित्र वर्ल्ड वाइड हो गए। एरिक कृष्ण के समय 3 चित्र कितने वर्ल्ड वाइड हो गए और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इस वजह से यूं माना जाता है कि किशनगढ़ से को प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो एरिक कृष्ण और जहाँ तक मेरा मानना है वहां तक उसने कभी 1943 को पूछा नहीं, कभी आता नहीं। इस वजह से जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो 1943 और 1952 से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 1952 में कौन सी चित्रकला प्रकाशित हुई थी? ये दोनों जो चित्र बने थे 1755 ईस्वी के आसपास, ये सभी चित्र इनके बाहर निकले गए थे, और ये महाराजा सावर सिंह जी की देन है। महाराजा सावर सिंह का शासनकाल जो है वो किशनगढ़ से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है। इन पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आ गया था, और इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया, नागरीदास कर लिया, सब इन्होंने चेंज कर लिया। और सावर सिंह का शासनकाल किशनगढ़ से लेकर क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय पे 3 चित्र निकलकर सामने आए। पहला चित्र था जिसका नाम था बनी खनी, क्या नाम है? दूसरे नंबर का चित्र था जिसका नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी। और तीसरे नंबर का चित्र है गीत गोविंदम, गीत। लेकिन यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि गीत गोविंदम कौन सी शैली का चित्र है, तो आपको फूल कभी किशनगढ़ नहीं लगाना, आपको मेवाड़ लगाना है। चले कितना है वर्ल्ड वाइड होना, लेकिन मेवाड़ की गीत गोविंद की कभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में ये गीत गोविंद नहीं, अच्छा गीत गोविंद है मेवाड़ में। यहाँ का सिर्फ ही एकमात्र चित्र है, और मेवाड़ में तो गीत गोविंद नाम के बड़े बड़े ग्रंथ है दोस्तों। क्या बता रहा हूँ, में आता वर्तमान में होता आप जैसलमेर की यात्रा पर जा रहे हैं। में बैठा हुआ रेगिस्तानी गीत गोविंदम 2 और 3 चित्र यहाँ से बाहर निकले। सबसे पहला तो बनी खनी का जो चित्रकार है उसका नाम है दोस्तों निहाल चंद, जिसने अपना बहुत सी जगह पे अपना जो नाम है वो मोरदोज भी लिख रहा है, निहाल चंद मोरदोज। क्या नाम है? तो इसके मुख्य चित्रकार रहे चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रकार रहे अमरचंद। कौन रहे? अमरचंद। गीत गोविंदम के चित्रकार है लाडली दास।
बोलो क्या नाम है? बड़ी खड़ी के 3 चित्र पब्लिश हुए थे दोस्तों, जिसमें से जो चित्र लोकप्रिय हुआ ना वो भी खत्म हुआ। बहुत सारे तो भेजा रहे थे, लग रहा है कि चित्रकला में एक बार भी बड़ी खड़ी बता रहा हूँ। किशनगढ़ से का जो चित्र प्रकाशित हुआ था बड़ी खड़ी का, वो ये वाला प्रकाशित हुआ। कौन सा वाला प्रकाशित हुआ? लंबी नाग है, लंबी भी होती है, जो और है ना तलवार के साथ जैसे है, और आंखें जो है आंखें वो भी जो आलू की कटार जैसी आंखें, और मतलब एक बात से बात करें तो नसीले नेत्र, वो भी कमल के पंखुड़ी के समान इसके समान कभी कभी मुझे लगता है मुझे साहित्य पढ़ाना चाहिए। गले में मोतियों की माला का चित्रण है, घूंघट लिए हुए नारी का चित्रण है, नाक में आभूषण है जिसका नाम है वेस्टी आभूषण, और होठ जो है ना वो रंगीन होठ है, कलरफुल। लेकिन पता नहीं ये चित्र पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिश हुआ, लेकिन इनसे भी बड़े बड़े यानी कि 2 चित्र, एक बड़े तरीके ये वाला चित्र पब्लिश हुआ, इनको छोड़ के ये वाला चित्र पब्लिश हुआ, ये कहीं भी नहीं लगता इसके सामने आप देखो। तीसरे नंबर का चित्र ये वाला कबूतरी, लेकिन दोनों हाथों में कबूतर, इसलिए एक हाथ में कबूतर किशनगढ़ से लेके कहा से, लेकिन हो सकता है देखो इस उसके प्रकाशित होने का कारण ये है क्योंकि हाथ में किसका पुष्प है? कमल का पुष्प, हाथ में किसका? हो सकता है कमल की पंखुड़ी लिए नारी का चित्रण, इस वजह से ये प्रकाशित हो। इसी चित्र को निहाल चंद घोड़दौड़ ने बनाया 1755 ईस्वी में, महाराजा सांवत सिंह के समय। महाराजा ये जो चित्र है आप यूं समझना, इसी चित्र के आधार पर बड़ी खड़ी की मूर्ति बनाई है अर्जुनलाल प्रजापति ने, इसी चित्र के आधार पर, और ऐसी मूर्ति बनाई है अर्जुनलाल प्रजापति ने जिसने बड़ी खड़ी ने घूंघट ले रखा है, जिसमें इतना शानदार चित्रण है, एक बार में बात मान कर ना, एक इस पहले मानुष को भी देख लेना। मुझे लगता है नहीं बोलूंगा तब तक आप इधर ये वाला चित्र बनाया बड़ी खड़ी का, और ये बड़ी खड़ी की मूर्ति है, तो बड़ी खड़ी का चित्र ये कृष्ण है, लेकिन बड़ी खड़ी का मूर्तिकार अर्जुनलाल प्रजापति है दोस्तों। बड़ी खड़ी का मूर्तिकार कौन है? अर्जुनलाल प्रजापति। तो ये लाइन इसमें अपन और जोड़ रहे हैं, ये वाला कि बड़ी खड़ी का जो मूर्तिकार रहा वो अर्जुनलाल प्रजापति है। अर्जुनलाल प्रजापति ने जब ये मूर्ति जो है ये राहुल गांधी को भेंट की, राहुल गांधी ने और 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने अर्जुनलाल प्रजापति को वर्ष 2010 में कौन सा अवार्ड दे दिया? किशनगढ़ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पुस्तक आ रहे, ऐसा नहीं है भाई यहाँ किशनगढ़ में बड़ी खड़ी का चित्र बना हुआ, इस वजह से क्वेश्चन आते हैं। किशनगढ़ के क्वेश्चन आते क्यों? क्योंकि यहाँ के चित्रकार भले इस समय स्वतंत्र हो गया भारत, और ये लोग भारत से बहुत बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने नाम किया कि किशनगढ़ से लेकर चित्रकार लिखना नहीं छोड़ा। आज भी किशनगढ़ रियासत के प्रति वो लोग अपनी पूरी तरह से आश्वस्त है, किशनगढ़ रियासत से जुड़े हुए हैं, और किशनगढ़ रियासत उनकी हेल्प भी करती है। किशनगढ़ से लेके वे चित्रकार अब तक स्वतंत्र भारत में किशनगढ़ से लेके कम से कम 3 चित्रकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें भी हाल ही में 17 अप्रैल 2017 को अखबार में खबर छपी थी, जिसमें तिलक की दाई को किशनगढ़ से में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो किशनगढ़ से लेकर जो वर्ग है ना वो वर्तमान में भी संचालित है, क्योंकि आप भी मानते हो यार यदि किसी चित्रकार को पद्मश्री मिल रहा हो
और वो भी ओनली ऑन किशनगढ़ से के ऊपर कभी नायाब चित्रकला रही होगी किशनगढ़। और फिर सबसे बड़ी बात तो 1755 में पहले स्टार्ट हुई, लेकिन उसका काम कभी बंद ही नहीं हुआ। अभी तक भी किशनगढ़ से लेके चित्रकार अपना काम करते हैं। तो मैं वो तिलक की तय भी बताई देता हूँ आपको। एक पुस्तक है जिसका नाम है द रागमाला मिसिंग लिंक। और क्या नाम है? रागमाला। ये देखो, ये तिलक की तय है। पंडित विश्व मोहन भट्ट को 2017 में जब पद्म भूषण मिला था, तो इनको तिलक की तय को पद्मश्री अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री। किशनगढ़ से में रागमाला के लिए प्रसिद्ध है। और द रागमाला मिसिंग लिंक नाम की पुस्तक लिखी है। इस वजह से वर्ष 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। राजस्थान की इकलौती चित्रकला जिसके किसी चित्रकार को वर्तमान में भी यदि पद्मश्री जैसे अवार्डों से सम्मानित किया जा रहा हो, तो इस वजह से किशनगढ़ से इसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये पद्मश्री मिल जाए सब तिलक की राय को। और ये इनकी पुस्तक है जो इनके बेटे ने बनाई है। ये मतलब इनके बेटे ने पूरा टेक्स्ट लिखा है इसमें, अनुराग गीता ने। और पुस्तक इसकी तिलक की राय पुस्तक है। और वही हिंदोल राग लिखा है पूरा का पूरा जो है, क्योंकि किशनगढ़ का हिंदोल राग बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है राजस्थान में किशनगढ़ का हिंदोल राग। तो ये हिंदोल राग लिखा है। पुस्तक का नाम है द रागमाला मिसिंग लिंक। क्या नाम है? द रागमाला मिसिंग लिंक। और ये हिंदोल राग है। ये उसी राग में लिखा है जिस राग में उस समय वो लिखते रहे हैं। पढ़ लो मुझे आपको। हम लोग बात जब पढ़ने लगे हैं जबरदस्ती, इसमें क्या समझ में आएगा? हिंदोल राग में आती ये पुस्तक है द रागमाला मिसिंग लिंक। और सबसे मेन बात हो, ये द रागमाला चित्र है दोस्तों। यहाँ आप ये चित्र देखो, ये वाला दिख रहा है? ये वाला चित्र द रागमाला का चित्रांकन है। और यहाँ का बहुत शानदार चित्रांकन है। लेकिन अपन सीधा पुस्तक का नाम लिखने वाले द रागमाला मिसिंग लिंक। इसकी पुस्तक है तिलक की तय, जिसे वर्ष 2017 में कौन से अवार्ड से? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यही जोड़ने इसको। पुस्तक है द रागमाला मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक राइटर है कौन? तिलक की तय। और अवार्ड है वर्ष 2017 का पद्मश्री अवार्ड। जब एरिक डिक्शन ने बड़ी खड़ी को देखा, तो एरिक डिक्शन ने बड़ी खड़ी को कहा, मतलब भारत की मोनालिसा कहा, तो इंडियन मोनालिसा या भारत की मोनालिसा का अगर पुकारा। तो उनकी पुस्तक में द किशनगढ़ पेंटिंग्स, किशन पुस्तक का नाम भी यही है, द किशनगढ़ पेंटिंग्स पुस्तक में भारत की मोनालिसा का अगर पुकारा बड़ी खड़ी को। वैसे लेकिन बड़ी खड़ी जो शब्द है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बड़ी खड़ी नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है सजी देवी। हिंदी में तो इसको सजी देवी कहते हैं, लेकिन राजस्थान के साहित्यकारों ने जब बड़ी खड़ी के विषय में लिखना स्टार्ट किया ना, तो अलग अलग लिखा। किसी ने लिखा कि बड़ी खड़ी नागर रमणी है। कौन सी रमणी? नागर रमणी। इतिहासकारों का सिर्फ मत है, वरना वास्तविकता का कोई ऐसा पता नहीं कि बड़ी खड़ी कौन थी। लेकिन इतिहासकारों का इतना सा मत है, डॉक्टर कल्याण सिंह सहगल का मत है उसमें से भी, कि बड़ी खड़ी अफगानिस्तान में की एक युवती थी जिसको 13 या 14 वर्ष की अवस्था में मुंबई में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले दास-दासियों के व्यापार होते थे। तो इसके पिता ने 3 बहनों को मुंबई में भेजा और ये तीनों बहनें वेश्यावृत्ति करती रही। 18-19 वर्ष तक तो ये वेश्यावृत्ति करती रही बड़ी खड़ी। 19 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के नगरपति सेठ ने इसको खरीदा। वेश्यागरों ने भेजा इसको, तो दिल्ली के नगरपति सेठ ने इसको खरीदा। जब दिल्ली के सेठ ने इसको भोजन बनाने के लिए खरीदा था, तो भाई उनके तो संतान नहीं थे, तो कम से कम बुढ़ापे में ही हमारी सेवा करेगी और भोजन बना दिया करेगी। लेकिन ये इतनी प्रोमेंट थी क्या कि सेठ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे, सेठ सेठानी, और ये घर को ऐसे रखती थी बड़ा शानदार। और भगवान श्री जब सेठ सेठानी मन यात्रा पर गए, तो पूरे घर की सजावट की उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में। और जब वापस आए तो प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने कहा हमारे को भगवान ने अच्छा हुआ कोई संतान नहीं थी, लेकिन पुत्री तो जिस प्रकार से हमें लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि आपका ही। और उन्होंने इसको गोद ले लिया और इसको बेटी बना दिया। जैसे पुत्री वर्षों में हो गई तो नगर सेठ की पुत्री हो गई। फिर नगर सेठ की पुत्री, तो जब सेठ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सेठानी ने दिल्ली का जो राजघराना हुआ करता था उस घराने को बुलाया और कहा भाई सेठ जी की मृत्यु हो चुकी है, ये जितना भी पैसा है
वो मेरी पुत्री का है, तो मैं इसको पूरे पेशे को राजघराने में पेश करके जा रही हूँ और इसकी सुरक्षा करने का अधिकार दिल्ली की महारानी इंद्रगौरी को है। और महारानी इंद्रगौरी ने कहा कि ये मेरे साथ रहेगी जीवन का, जब तक मैं हूँ तब तक ये है। और इंद्रगौरी की एक प्रकार से सहचरी बन गई, दासी तो नहीं सहचरी बन गई, क्योंकि नगर सेठ की बेटी थी। उससे बोध कर सेठानी ने पुत्री, तू कहे तो मैं तेरा विवाह कर दूं। उससे कहते नहीं माँ, मैं विवाह योग्य नहीं, ये मेरा जो जीवन मुझे मिला है ना, क्या ये मेरा जीवन अब विवाह योग्य नहीं रहा, क्या मैं अपवित्रता में विवाह करके क्या करूंगी। और उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, तो संपत्ति दान कर दी दिल्ली की, मतलब महारानी इंद्रगौरी के पास आई। सही हो देखो, जब महारानी इंद्रगौरी कहाँ आई, किशनगढ़ आई, क्योंकि महाराजा सांवर सिंह जी की बड़ी बहन हुआ करती थी इंद्रगौरी। और जब ये भी साथ ही आई, और जब सांवर सिंह जी ने इसको देखा और इसने सांवर सिंह जी को देखा, दोनों को लव एंड फर्स्ट साइट हो गए। यानी कि वो दिल पहली नजर में बोलते हूँ। और वहीं से मतलब इन्होंने कहते दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया क्या, और ये क्या बन गई, एक प्रकार से पासवान बन गई। महारानी तो नहीं बनी, लेकिन पासवान की भूमिका अदा करने लगी। और बाद में कहते महारानी के रूप में तब्दील हो गई। तो पहली महारानी बड़ी बड़ी तो महाराजा सांवर सिंह जी की पत्नी बनी। ये भगवान कृष्ण की परम भक्त हुआ करते थे, वो भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। जिसने अपना नाम सांवर सिंह से चेंज करके नाग विकास कर लिया हो, क्या उसके ऊपर तो आक्षेप भी नहीं लगाया जा सकता, तो भाई ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त नहीं रहे होंगे। और ये वो महिला थी, जब रचना लिखा करती थी, सांवर सिंह जी ने इसके विषय में लिखा है, तो अपना नाम रचना के दौरान रसिक बिहारी लिखती थी। अपना नाम क्या लिखती थी, रसिक बिहारी लिखा करती थी। 1700 लगभग 1754 के आसपास सांवर सिंह जी से इसका विवाह हुआ। और 1769 में सांवर सिंह जी से कह दिया कि अब तो मैं वृंदावन रहूंगी, महाराज मेरे वृंदावन रहने का प्रबंध करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी किशनगढ़, मैं वृंदावन रहूंगी और वही भगवान कृष्ण की नगरी है और मैं भगवान कृष्ण की सेवा करूंगी। मैंने कहा ठीक है महारानी जी, वृंदावन रहने का प्रबंध किया, लेकिन इधर सांवर सिंह जी का मन नहीं लगा। और सांवर सिंह जी के पीछे पीछे कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। 1760 में सांवर सिंह जी चले गए। 1763 में अक्टूबर 1763 में बड़ी ठनी की मृत्यु हो गई। और मार्च 1764 में सांवर सिंह जी की मृत्यु हो गई। दोनों की छत्रियां मतलब 1 फीट की दूरी पर बनी हुई है। कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे मथुरा में इन दोनों की छत्रियां बनी हुई है। किसकी? ये 2018 के RS के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिया था उन्होंने। सांवर सिंह जी और बनी ठनी की छत्रियां कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा में ही छत्रियां कहाँ पर है, मथुरा में। किशनगढ़ और समय था, लेकिन किशनगढ़ में छत्रियां है नहीं, वाली कंडीशन है। संत दादू दयाल की पंक्तियां लिखी हुई इन दोनों की छत्रियों पर कि चंडी जने तो भक्त जन का दाता का सूर मीटर रजे पाजड़ी मती कमावे नोट, मती कमावे नोट। किसकी पंक्तियां? संत दादू दयाल की पंक्तियां लिखी हुई है दोस्तों। और इन्होंने क्योंकि महान भक्त हुआ करते थे दोनों के दोनों जरूर, तो इसको 3 नामों से सजी दजी नागरमणि रसिक प्रिया, दो नामे वो लिख देता हूँ इसमें। एक तो छोटा नाम है इसका रसिक, रसिक बड़े तो जने उत्सव प्रिया, बड़े का नाम है और एक नाम है दोस्तों लवलीज। लव जैसे इसीलिए इतनी सुंदर थी जैसे लव को किस पे लिया गया हो, लीज पर। इंग्लिश में हिंदी करेंगे तो किराए का प्यार तो ये 5 नामों में इसके सजी दजी नागरमणि रसिक बिहारी उत्सव प्रिया लवली 5 नामों से उद्भव से, लेकिन आज भी इसका ओरिजिनल नाम क्या था इसके विषय में कोई ऐसा पता नहीं। न कभी बड़ी करेंगे किसी ग्रंथ में अपने नाम का प्रयोग किया, भाई मेरा वास्तविक जीवन क्या रहा, क्यों? क्योंकि वो अपने कभी भी वास्तविक जीवन को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से बड़ी ठनी ने कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा। बड़ी ठनी के को समर्पित करके सांवर सिंह जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इश्क चमन। बोले क्या नाम था? तो आज भी मतलब किशनगढ़ के संग्रहालय में रखा हुआ है। वैसे तो सांवर सिंह जी का सबसे मुख्य ग्रंथ है नागर समुच, बड़ों सा। दूसरा ग्रंथ है बिहार चंद्रिका, बड़ों सा। और तीसरा ग्रंथ था बोला था इसके संबंध और किसको समर्पित किया था? बड़ी गरीब हाँ खो गया तो किसको समर्पित किया था? बड़ी गरीब इसे कहना था वो फतेह करने नहीं लगी दिमाग किसमें चल गया?
तो गए बनीदेवी के नाम। किशनगढ़ से लिखे जो चित्रकार है उसमें आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, बनास मोसू मोसी लारा। सूत्र बोलो, बनास मोसू मूसी लारा। बनास मोसू मूसी लारा। नाम बोलते हैं पदन सिंह, पदन सिंह, नानकराम, नानकराम, सवाईराम, सवाईराम, मोरध्वज, सूरध्वज, मूलराज, सीताराम, लाडलीदास, रामनाथ। फिर सूत्र बोलो, बदन सिंह, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, बदन सिंह, नानकराम, सवाईराम, मोरध्वज, सूरध्वज, मूलराज, सीताराम, राम। ये किशनगढ़ से लिखे चित्रकार है। ये किशनगढ़ से लिखे क्या है? नारी चित्रता का सबसे अच्छा स्पष्ट नारी सुंदरता का सबसे अच्छा प्रकाशमय चित्रण किशनगढ़ से लिखी मुख्य भाष्य है। भले किशनगढ़ एक छोटी सी से लिए लेकिन इसमें पूर्णता का समावेश है। भले ये एक छोटी सी से लिए लेकिन इसमें पूर्णता का समावेश है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं इसमें इस प्रकार के चित्र जैसे कमल की पंखुड़, कमल से परे सरोवर, जैसे मदंग मालवी, कमल पुष्प से परे सरोवर, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियां, या देव आसमान में जो है वो देवताओं के दर्शन, इस प्रकार का बहुत शानदार चित्रांकन है। यहाँ पर क्या चांदनी रात में खेलते राधा कृष्ण का चित्रांकन, या उज्ज्वल चांदनी रात का चित्रांकन, सफेद टोल चांदी का चित्रांकन, कमल पेड़ों के चूर्णों पर खेलते हुए बंदरों का चित्रांकन, इस प्रकार के अनेक तरह से किशनगढ़ शैली की बड़ी खासियत है। किशनगढ़ शैली में जो रंग दर्शाया गया है वो रंग है गुलाबी। रंग कौन सा है? गुलाबी रंग का चित्रांकन है सामने आपको। यहाँ जो बादल है वो लाल रंग के बादल है, मतलब यहाँ सिंदूरी बादल है। और सिंदूरी शब्द नहीं है पेपर में आता है हिंगरू रंग के बादल। तो हिंगरू बोलते हैं सिंदूर को आरती में भी, तो हिंगरू रंग के बादलों का चित्रांकन है। आप ही जानते हो सिंदूरी बादल या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में दिखाई देते हैं। सुबह शाम के बादल भी सिंदूरी होते हैं। इस वजह से प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों की बात हो, प्रातःकालीन और तो फिर वो भी किशनगढ़ से लिखी खासियत है। प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादल भी कौन सी से लिखी? किशनगढ़ से लिखी खासियत है। यहाँ कमल पुष्प से परे सरोवर, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियां। अब भले कमी हो लेकिन ये पक्षी उड़ रहे हैं ना तो चित्र बड़ा शानदार दिख रहा है अपने आप में, क्योंकि कमियों को नहीं देखकर ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार की चित्र यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ नौकाओं के दृश्य भी है, जबकि जहाज का चित्रांकन कहाँ पर था? अरे जहाज कहाँ पर? अब यहाँ किसका दृश्य है? नौकाओं का दृश्य। यहाँ नो मानकर चलो कि हंस बतख सारस पक्षी जो जल में तैर रहे हैं। हंस सारस बतख पक्षी जल क्रीड़ा करता। बतख पक्षी कहाँ पर था? कोटा शैली में। अरे कहाँ पर? और जहाज के चित्र कहाँ पर थे? जयपुर शैली में। कौन से शैली में? जबकि नौकाओं के दृश्य कहाँ है? किशनगढ़। कहाँ पर? किशनगढ़। महाराजा सावत सिंह कोष्टक में नागरीदास का शासन था। महाराजा सावत सिंह कोष्टक में नागरीदास का शासनकाल। महाराजा सावत सिंह कोष्टक में नागरीदास का शासनकाल। नागरीदास का शासनकाल किशनगढ़ से लिखा स्वर्ण काल माना जाता है। नागरीदास का शासनकाल किशनगढ़ से लिखा स्वर्ण काल माना जाता है। किशनगढ़ से लिखा स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। 1943 में किशनगढ़ शैली को प्रकाशित करने का श्रेय 1943 में 1943 में किशनगढ़ शैली को प्रकाशित करने का श्रेय 1943 में
किशनगढ़ शैली को प्रकाशित करने का श्रेय। किशनगढ़ शैली को प्रकाशित करने का श्रेय एरिक डिक्शन फैयाज अली को दिया जाता है। 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 फैयाज अली को दिया जाता है। एरिक डिक्शन ने बड़ी कड़ी को एरिक डिक्शन ने बड़ी कड़ी को भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्शन ने बड़ी कड़ी को भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्शन ने बड़ी कड़ी को भारत की मोनालिसा कहा। मोनालिसा कहा। एरिक डिक्शन ने बड़ी कड़ी को भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा कहा। मोनालिसा कहा। नेक्स्ट, बड़ी कड़ी के मूर्तिकार बड़ी कड़ी के मूर्तिकार अर्जुन लाल प्रजापति को बड़ी कड़ी के मूर्तिकार अर्जुन लाल प्रजापति को बड़ी कड़ी के मूर्तिकार अर्जुन लाल प्रजापति को अर्जुन लाल प्रजापति को वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से बड़ी कड़ी के मूर्तिकार अर्जुन लाल प्रजापति को वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन लाल प्रजापति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तिलक गीताई को अपनी पुस्तक द रागमाला मिसिंग लिंक तिलक गीताई को अपनी पुस्तक द रागमाला मिसिंग लिंक तिलक गीताई को अपनी पुस्तक द रागमाला मिसिंग लिंक द रागमाला मिसिंग लिंक के कारण वर्ष 2017 में तिलक गीताई को अपनी पुस्तक द रागमाला मिसिंग लिंक के कारण वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सम्मानित किया जा चुका है। 5 मई 1973 को भारत सरकार के द्वारा 5 मई 1973 को भारत सरकार के द्वारा 5 मई 1973 को भारत सरकार के द्वारा बड़ी ठणी चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट बड़ी ठणी चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट बड़ी ठणी चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। बड़ी ठणी चित्र
पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। बड़ी बड़ी चित्र की मूल प्रति, बड़ी बड़ी चित्र की मूल प्रति, बड़ी बड़ी चित्र की मूल प्रति अजमेर संग्रहालय में स्थित है। बड़ी बड़ी चित्र की मूल प्रति अजमेर संग्रहालय में स्थित है। बड़ी बड़ी चित्र की मूल प्रति अजमेर संग्रहालय में स्थित है। अजमेर संग्रहालय में स्थित है। मूल प्रति अजमेर संग्रहालय में स्थित है। अजमेर संग्रहालय में स्थित है। वर्ड बनाना बड़ी बड़ी के उपनाम। देखते चलना। साहित्यिक नाम रसिक बिहारी। साहित्यिक नाम रसिक बिहारी। साहित्यिक नाम रसिक बिहारी। रसिक बिहारी। एक से भी रुकना। वैसे तो पूरी कला संस्कृत देंगे। दो ही साहित्यिक नाम ध्यान रखने बस आपको। एक तो मीरा का मेमा। मीरा का साहित्यिक नाम क्या? मेमा। और एक बड़ी कली का साहित्यिक नाम बोलो। इसके अलावा और किसी का भी साहित्यिक नाम नहीं है पूरे राजस्थान में टोटल। कला संस्कृति की बात करें, है ना। और ये फिर 4 उपनाम है, इसीलिए से लिख लो। सजीद जी, नागर रमणी। सजीद जी, नागर रमणी। सजीद जी, नागर रमणी। उत्सव प्रिय। उत्सव प्रिय। लवलीज। लवलीज। नेक्स्ट किशनगढ़ से लिखे चित्र। किशनगढ़ से लिखे चित्र। किशनगढ़ से लिखे चित्र। बड़ी कड़ी चित्रकार मोड़ों बिहार से। चांदनी रात के संग की अमरचंद। अमरचंद गीत गोविंद लाडलीदास। किशनगढ़ से लिखी विशेषता।
किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। गुलाबी रंग का चित्रांकन। गुलाबी रंग का चित्रांकन। लाल सिंदूरी पीले रंग के बादल। लाल सिंदूरी पीले रंग के बादल। लाल सिंदूरी पीले रंग के बादल। पीले रंग के बादल। प्रातःकालीन वो संध्याकालीन बादल। प्रातःकालीन वो संध्याकालीन बादल। कमल पुष्प से भरे सरोवर। कमल पुष्प से भरे सरोवर। कमल पुष्प से भरे सरोवर। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियां। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियां। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियां। उड़ते हुए पक्षियों की पंक्तियां। नौकाओं के चित्र। नौकाओं के चित्र। जल क्रीड़ा करते हंस बतख सारस पक्षी। जल क्रीड़ा करते हंस बतख सारस पक्षी। हंस बतख सारस पक्षी। चांदनी रात में। चांदनी रात में। चांदनी रात में केली क्रीड़ा करते राधा कृष्ण। चांदनी रात में केली क्रीड़ा करते राधा कृष्ण। केली क्रीड़ा करते राधा कृष्ण। केली क्रीड़ा करते राधा कृष्ण। नारी चित्रों की विशेषता है। नारी चित्रों की विशेषता है। नारी चित्रों की विशेषता है। कमल की पंखुड़ी के समान नसीले नेत्र। कमल की पंखुड़ी के समान नसीले नेत्र। कमल की पंखुड़ी के समान नसीले नेत्र। नसीले नेत्र। कटार जैसी आंखें। कटार जैसी आंखें। कटार जैसी आंखें। कटार जैसी आंखें। लंबी नाक। लंबी नाक। नाक में वेस्टी आभूषण। लंबी नाक। नाक में वेस्टी आभूषण। नाक में वेस्टी आभूषण। वेस्टी आभूषण। गुलाबी होठ। गुलाबी होठ। गले में मोतियों की माला। गले में मोतियों की माला।
मोतियों की माला। नेक्स्ट किशनगढ़ से लिखे चित्रकार। और ये सूत्र चले जा रहे हैं बनास मौसू मूसी गारा। ये अपना मारवाड़ी से कंप्लीट और कल करेंगे। बनास मौसू मूसी गारा।